Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Prerna Kathuria. Here I teach class 9, 10 science and 11, 12 physics. In this particular lecture, we are having a crash course of class 10th for CBSE Boards 2026. So yeah, we are on the third lecture of our crash course. That's gonna be chapter number light, reflection and refraction. So let's start. देखो, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं कि लाइट में रिफ्लेक्शन में होता क्या है। रिफ्लेक्शन इज़ बेसिकली किसी भी एक सरफेस से, मिरर से या किसी भी एक सरफेस से जब कोई भी लाइट रे जाती है और वो बाउंस बैक करके टकरा कर वापस आती है, वो उसके बैक मीडियम में नहीं जा पाती है। देखो, द फिनोमिना वेयर लाइट बाउंस बैक करती है फ्रॉम द सरफेस आफ्टर हिटिंग इट, उसको टकराने के बाद चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बैक इनटू द सेम मीडियम। डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन सेम रहेगी तो मतलब वो पीछे जा रही है, नहीं, इट गोज लाइक दिस, कम बैक लाइक दिस, डायरेक्शन चेंज होके बाउंस बैक होके सरफेस से वापस आ रही है। ओके, ये मैंने एक यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया हुआ है। देखो, इंसिडेंट रे, हेयर इट गोज, ये एंगल आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा पॉलिश्ड साइड ऑफ द मिरर, जो कि हमें चाहिए कि मिरर का पॉलिश्ड साइड मीन्स जहाँ से एक्चुअली टकराव हो गए। और ये होती है नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कि जहाँ से हम एक्चुअली एंगल नाप रहे हैं, और नॉर्मल को हम क्या मानते हैं मैं भी समझाऊंगी कि हम नॉर्मल को कैसे और क्या ले रहे हैं, ठीक है ना। अब मेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे हैं क्या। तो हमारे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दो लॉज हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल। जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये जो दो एंगल्स होंगे ये हमेशा दो इक्वल होंगे। मीन्स इसका सिंपल मतलब है कि जो हमारी नॉर्मल पॉइंट होगी, नॉर्मल अभी बताती हूँ क्या होगी, नॉर्मल वाले पॉइंट से हमारी सेम एंगल पे इंसिडेंट रे आएगी, सेम एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। मतलब सेम एंगल पे ये आ रही है, सेम पे जा रही है, तभी तो एंगल इक्वल हो रहे हैं, मीन्स कि सेम उस लेवल पे टकराएंगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। अब द नंबर सेकेंड पॉइंट जो है, द एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे and the point of normal to the point of incident and the reflected ray will be all in the same plane। तो तीनों रेज होंगी, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगी। ऑफ कोर्स तीनों एक प्लेन में है, अगर तीनों एक ही प्लेन है मीन्स या तो तीनों x में होंगी, या फिर तीनों y में होंगी, या तीनों z में होंगी, या किसी और प्लेन में होंगी। प्लेन एक होना चाहिए कि अगर ऐसे आके ऐसे टकरा रही है तो दिस इज दिस प्लेन गोइंग ऑन। अगर सामने वाला प्लेन लूँ कि ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, और ये यहाँ पे भी नॉर्मल ऑफ पॉइंट है, तो ये वाला प्लेन लिया जा रहा है। तो समझ रहे हो प्लेन हम किसे बोल रहे हैं। इट्स इन अ 2D थिंग, नॉट इन अ 1D। ओके, देखो, अब नॉर्मल टू द पॉइंट अगर मैं तुम्हें बताऊं तो नॉर्मल टू द पॉइंट होती है परपेंडिकुलर, कि जिस भी सरफेस को हम ले रहे हैं तो उसके परपेंडिकुलर में क्या है। देखो, परपेंडिकुलर में एक हम इमेजिनरी लाइन लेते हैं जिसे हम नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, उसे हम बेसिक उससे एंगल नापते हैं, उसी से हम सारा मेजरमेंट्स करेंगे अभी। देखो, तो ये हम लेंगे हमेशा परपेंडिकुलर। देखो, हमने ऐसे वाला मिरर लिया तो ये ऐसे आई, जब हमने थोड़ा सा ऐसे वाला मिरर लिया तो ये ऐसे आई, जब स्ट्रेट मिरर लिया तो ये उल्टा टी बन गया ऑलमोस्ट, है ना। तो यहाँ पर गलती मत करना गलती से भी। अब आ गए फाइनली हमारे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस कर्व्ड इनवर्ड्स या आउटवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस उनके या तो आउटवर्ड कर्व्ड हैं, कि या तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है या फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है। ये कुछ ऐसा है, या तो कनकेव मिरर है जिसमें यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, कि यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, और ये वाला जो सर्फेस है वो पॉलिश्ड सर्फेस है। और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो ये कहता है कि मैं यहाँ से रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ, मेरा ये वाला सर्फेस जो है पॉलिश्ड सर्फेस है। इसको तुम स्पून के एग्जाम्पल से आ सकते हो। तो स्पून जिस वाले साइड से तुम खाते हो, दैट्स द कनकेव साइड ऑफ द मिरर, जो कि हम कनकेव मिरर में एग्जाम्पल ले सकते हैं। और जो बैक साइड होती है स्पून की, वो है आउटवर्ड्स वाली, बल्ज्ड आउटवर्ड्स, उसे हम कन्वेक्स मिरर के एग्जाम्पल से देख सकते हैं, ठीक है। कनकेव मिरर देख लो यहाँ पे डेफिनेशन, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स एंड दैट इज फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, क्या बोला मैंने, अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। कन्वेक्स मिरर, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस कर्व्ड आउटवर्ड्स, जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन होगी वो आउटवर्ड्स कर्व्ड में है, जो बल्ज्ड आउटवर्ड्स में, ठीक है ना। ये स्पून वाला एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा हुआ है जो कि मैं बता चुकी हूँ। ओके, अब देखो
कि ये जो हमारा इतना बड़ा कनकेव मिरर है, ये जो छोटा सा पीस हमने लिया है, ये कहाँ से आया है, ये कौन से, ये पूरे एक बड़े मिरर से आया है। तो वो बड़ा मिरर क्या है, कैसा है, वो कहाँ से, बड़ा स्फीयर, उसका जो पूरा अटैचमेंट है वो कैसी होगी वो देख लो। ये देखो, अगर ये मैं कहूँ कि दिस इज़ माई कनकेव मिरर, तो क्या मैं इसे आगे एक्सटेंड कर सकती हूँ कि ये इसका कर्वेचर है, ये इसका स्फीयर है जहाँ से ये आया है, इतना छोटा सा पीस जो हमने लिया हुआ है। अब ये इसका सेंटर हो गया इस पूरे कर्वेचर का, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब सेंटर का हाफ आ गया हमारी फोकल लेंथ, मतलब सेंटर तक आ गई रेडियस, और रेडियस की हाफ आ गई हमारी फोकल लेंथ। और ठीक है, मिरर का सेंटर जो होता है वो होता है पोल, और मिरर के सेंटर से अगर मैं खींचते हुए एक इमेजिनरी लाइन बना दूँ तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। आई डोंट थिंक इसी में किसी को प्रॉब्लम है कोई। अब देखो, इमेजिनरी लाइन से ऊपर तक जितनी भी हम मेजरमेंट्स लेंगे वो होगी सारी पॉजिटिव, और इमेजिनरी लाइन के नीचे से हम लेंगे वो होगी सारी नेगेटिव। यहाँ पे हम बेसिकली ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट वगैरह के बारे में बात करेंगे कि इमेजिनरी लाइन से ऊपर जितनी भी मेजरमेंट होंगी वो सारी पॉजिटिव में होंगी, इमेजिनरी लाइन से जितनी नीचे होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव में होंगी, है ना। अब देखो, अब हम यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं डिस्टेंसेज में कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या है कैसे है, वो नहीं समझ आता है, इसीलिए सब क्वेश्चंस बच्चों के हमेशा गलत होते हैं। तो अब ध्यान से सुनते जाओ, आई प्रॉमिस मैं बिल्कुल चटाक से रटवा दूंगी इस चीज़ को कि कैसे फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ पे क्या होगी। बस कान खुले रहो और आराम से सिट बैक रिलैक्स, नोट्स मिल जाएंगे, आराम से सुनते रहो। देखो, अगर यहाँ पर मिरर है, इफ़ दिस इज़ द मिरर, और यहाँ से इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जाएगी वहाँ पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, और जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे वापस आएगी वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्या बोला मैंने, अगर ये मिरर है, जिस डायरेक्शन में, जहाँ पर इसकी एरो वाली डायरेक्शन होगी पॉजिटिव, वहाँ पे डिस्टेंसेस लेंगे पॉजिटिव, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे वापस आएगी वो हमारा डिस्टेंसेस होंगे नेगेटिव, है ना। समझ आया कि अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो मिरर की बैक साइड जो होगी वो हमारी कहलाएगी पॉजिटिव, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, क्योंकि हम डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, हम हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रिफ्लेक्टेड रे वापस आ रही है तो वो सारा डिस्टेंस जो होगा वो हमारा होगा नेगेटिव, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूँ तो कन्वेक्स मिरर में हमारा रिफ्लेक्टिंग साइड जो है वो ये है ना, लेकिन इसका ये तो यहाँ बन रहा है, तो क्या हो गया, हम यहाँ पर जितना हम नापेंगे कि कर्वेचर यहाँ पर कितना आ रहा है उतना ही सेंटर हम यहाँ ले लेंगे, पर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके यहाँ पर आया, फोकस भी यहाँ पर आई। तो अगर मैं कहूँ कि देखो, इसका जो फोकस है वो यहाँ पर है, फोकल लेंथ जो यहाँ पर है, हमने कहा रिफ्रेक्टेड रे कहाँ आ रही है, यहाँ से टकरा कर अगर यहाँ आई, जस्ट एन एग्जाम्पल, अभी बाद में अच्छे से बताऊंगी, ये सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक टकरा कर इंसिडेंटली रिफ्लेक्टेड यहाँ आई, तो मीन्स यहाँ वापस आ रही है रिफ्लेक्टेड रे, तो मेरी फोकस क्या होगी, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, और मिरर के मतलब बैक साइड वाली चीज़ें पॉजिटिव, मिरर के फ्रंट में सारी चीज़ें नेगेटिव। तो मिरर के फ्रंट में, कन्केव मिरर में सारा कुछ अगर नेगेटिव है तो क्या फोकल लेंथ मेरी नेगेटिव होगी, सही समझे, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ इसीलिए नेगेटिव कहलाती है, ठीक है। अगर मैं अब बात करूं कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर में यहाँ से अगर कोई जाएगा और ये जो सारी साइड है ये पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ तो इधर जा रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वापस आ रही है, ये सारी नेगेटिव, क्यों, सही बोले ना। तो फोकस तो यही कहला रहा है, पर फोकस यही कहलाएगा। तो अब देखोगे यहाँ से बन रहा है तो फोकस इसकी क्या आई, पॉजिटिव, बाकी डिस्टेंसेस सारे नेगेटिव। यहाँ सिर्फ इमेजिनरी बना रहे हैं, एक्चुअल फोकस इसका यहीं पर है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कनकेव मिरर की, कहानी की तरह रटवाना दूना, मेरा नाम बदल देना, ठीक है। देखो, ये कनकेव मिरर है मेरा, ठीक है, इसमें कुछ 5 या 6 केसेस हैं, अच्छे से बिल्कुल टिप टॉप कर देंगे। मान लो मैंने इसमें एक कहानी, याद रखना कि मिरर को ना हमेशा कोई एक चीज़ अपने पास चाहिए, या तो उसको ऑब्जेक्ट अपने पास रखना है या उसको इमेज अपने पास रखनी है, वो किसी एक को अपने पास हमेशा रखना चाहता है, उसको बड़ा प्यार है इन दो चीज़ों से, ठीक है, उसको किसी एक को अपने पास बहुत ज़्यादा ही रखना है, ठीक है। अब देखो वो कैसे रखेगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, मीन्स ऑब्जेक्ट मेरा बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो क्या वो अपने पास इमेज को पकड़ के रखेगा, बिल्कुल सही, मतलब जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज वो पास को जकड़ के रखेगा, सही बात है। तो ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट एकदम दूर, तो इमेज बनेगी मिरर के बिल्कुल पास, कहाँ बनेगी, फोकस पे बनी इमेज, फोकस पे। तो एट इन्फिनिटी इमेज बनी एट फोकस, छोटी सी बनेगी बिल्कुल पास है, डिमिनिश्ड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी, एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, ठीक है ना।
अब देखो नेक्स्ट केस अगर मैं कहती हूँ, नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है मेरे कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास आ गया, थोड़ा सा पास म्हणजे कहाँ आ गया, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, थोड़ा सा और पास आ गया, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे है अभी हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो अब इमेज थोड़ी सी दूर जाना शुरू करेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज थोड़ी थोड़ी दूर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगी। तो देखो यहाँ पास आया, अब थोड़ी सी इमेज गई दूर, मीन्स फोकस और कर्वेचर के बीच में आ गई है, बियॉन्ड सी, और इमेज आ गई बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस। तो डिमिनिश्ड है, इन्वर्टेड है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, ठीक है ना। अब देखो बड़ा ही प्यारा केस है ये, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये वाला केस। देखो इसमें हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आए हैं, मीन्स जितना उधर मतलब जितना मिरर से ऑब्जेक्ट दूर होगा उतनी ही इमेज भी दूर होगी, क्योंकि हम एकदम सेंटर में ले आए हैं मिरर के, है ना। अब देखो बिल्कुल सेंटर में ले आए कर्वेचर पे, तो कर्वेचर पे ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमारा ऑब्जेक्ट है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमारी इमेज बनी है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं तो मान लो ये, आई जस्ट टेक दिस, अगर ये मेरा मिरर है एंड दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से ये मेरा ऑब्जेक्ट है और यहीं के यहीं नीचे ऐसे इमेज बन गई कि ये ऑब्जेक्ट है और ऐसे ही मेरी उल्टी यहाँ पर नीचे इमेज बन जाएगी। इट इज़ समथिंग लाइक दैट, है ना। तो एट सी ऑब्जेक्ट, इमेज भी एट सी सेम साइज की बनेगी क्योंकि अब बराबर डिस्टेंस आ गया ऑब्जेक्ट और इमेज का, इन्वर्टेड बनेगी और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, ठीक है ना। अब देखो अब थोड़ा सा और पास ले आएंगे। अब देखो सेकंड केस याद करो, सेकंड केस में क्या था कि बियॉन्ड सी मेरा ऑब्जेक्ट था, तो सी और एफ के बीच में मेरी क्या बन रही थी, इमेज। अब बिटवीन में कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट है, तो बियॉन्ड सी मेरी इमेज बनेगी और थोड़ी सी इन्वर्टेड एंड, मतलब इन्वर्टेड तो होगी पर थोड़ी सी बड़ी बनेगी, इनलार्ज्ड, इन्वर्टेड एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है ना। अभी देख रहे होगे जितना केस आया सब में ही इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही बन रही है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर अपने पास क्या कर रहा है, कन्वेक्स मिरर कन्वर्ज कर रहा है, लाइट रेज उसके पास आ रही है तो वो उनको ऐसे झप्पी पवा रहा है कि ले गई एंड जस्ट अटैच इच अदर, झप्पी पवा रहा है, ठीक है। अभी कन्वेक्स में क्या पढ़ेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है ना। आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। और अगर ये लेक्चर तुम्हें समझ आ रहा है गाइस, लाइक करो, जल्दी जाओ लाइक करो, मार्क योर अटेंडेंसेस। पता है मुझे अभी कहीं जाना है, I have to go somewhere, but still I'm attending your classes. I'm taking it, I am just recording this lecture. So मेरे efforts को अपने मध्य नज़र रखते हुए, oh my god मेरी हिंदी, अपने efforts को shit, मेरे efforts को अपने मध्य नज़र रखते हुए लाइक कर दो, जल्दी से लाइक करो, जाओ लाइक इट, मार्क योर अटेंडेंस, ठीक है। देखो अब मान लो अगर मैं फोकस के पास ही ऑब्जेक्ट ले आई हूँ, फोकस पे आ गया ऑब्जेक्ट मेरा, अब देखो इमेज कहाँ बनेगी, पहला पहला केस इन्फिनिटी पे, पता नहीं कहाँ ही जाकर मीट करेगी, तो एट फोकस मेरा ऑब्जेक्ट और इमेज आएगी एट इन्फिनिटी। इमेज बहुत बड़ी होगी क्योंकि पता नहीं कहाँ ही दूर जाके मिलेगी इन्फिनिटी पे, एंड सॉरी ये क्या हो गया, इन्वर्टेड होगी एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है ना। अब देखो अब थोड़ी सी तो खुराफाती है हमारे दिमाग में, चुल तो है ही पढ़ने की और ये फालतू चीज़ें करने की, साइंटिस्ट को या जिसको भी व्हाटसोएवर जो भी कर रहा है चीज़ें, तो हम फोकस से भी पास ले आए कि हम फोकस से भी पहले ले आए हैं थोड़ा सा, तो फोकस से पहले ले आए तो अब डाइवर्ज हो रही है, मीन्स कि अगर कोई भी चीज़ें ऐसे जा रही हूँ डाइवर्ज हो रही है कि अलग निकल रही है, रास्ता मिल नहीं रहा, लेकिन अगर यहाँ रास्ता नहीं मिल रहा तो मतलब पीछे तो कहीं मिला था, पीछे कहीं मिला था तभी वो ऐसे जा रही है। सोच के देखो एक बार, अगर कोई भी चीज़ ऐसे डाइवर्जिंग में जा रही है तो मतलब पीछे कहीं मिला है, पीछे कहीं मिल सकता है, पीछे कहीं एक पॉइंट होगा जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुई होंगी। चलो आगे नहीं मिल रहा, आई टोटली एग्री, बट आगे पीछे तो कहीं मिल सकता है ना, तो हम इसको बैकवर्ड में एक्सटेंड करके बिहाइंड द मिरर एक इमेज बना सकते हैं। तो बिटवीन एफ एंड पोल पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। कनकेव मिरर में पहला केस आता है ये बिहाइंड द मिरर का, इमेज एक्सट्रीमली एनलार्ज पीछे बन रही है, बहुत बड़ी बनेगी, और इरेक्ट पूरे उसमें पहली बार एक केस आया ऐसा जिसमें इरेक्ट इमेज है, जिसमें सीधी इमेज बन रही है। तो आई गेस कनकेव मिरर्स क्लियर। लेट्स मूव टू कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केसेस हैं जो कि बड़े आसान है। देखो आ जाओ, कन्वेक्स मिरर में देखोगे इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। सबसे पहली बात तो कन्वेक्स मिरर है, क्या कर रहा है ये, इसमें एक तो रिफ्लेक्शन हो ऐसा रही है कि ये दूर भेज रहा है लाइनों को, कि इसके पास आई तो इट जस्ट
डाइवर्ज हो रही है लाइन, है ना, डाइवर्जिंग है कि दूर भगा रहा है कि मुझे नहीं जाना। जैसे सन के पास होती है, सन से क्या होती है, सन से सारी रेज इसकी जो है डाइवर्जिंग में निकलती है, ऐसे निकलती है इसके में से, ये लाइन देता है सारी, है ना। पर ये भी यही कर रहा है कि डाइवर्जिंग में इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है इसने की डाइवर्जिंग, तो मीन्स हम बैक ऑफ द मिरर करेंगे एक्सटेंड, जो कि कनकेव के लास्ट में किया था, एंड इसके बिहाइंड द मिरर वाले फोकस पे बन गया इसकी इमेज। एट फोकस डिमिनिश्ड बिहाइंड द मिरर और इरेक्ट, यस सीधी बन रही है इमेज। अब एक और केस थोड़ा सा पास लाके, इन्फिनिटी से पास लाके करेंगे तो फोकस से थोड़ा सा पहले बन जाएगी और थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी, दैट्स इट, सिंपल एज दैट, है ना। अब आता है हमारा मिरर फॉर्मूला कि मान लो चलो ये तो हमने केसेस देख लिए, पर अगर मैं अपनी मर्जी से चाहूँ कुछ करना कि मेरे को 5 मीटर पे रखना है, 50 मीटर पे रखना है, 50 सेंटीमीटर पे रखना है, 20 सेंटीमीटर पे रखना है, कैसे भी रखना है, तो मैं वो कैसे करूँगा, मुझे वो बता दो। मिरर फॉर्मूला होता है उसके लिए, हम मिरर का एक फॉर्मूले में यूज़ करते हैं 1/u + 1/v = में 1/f, बहुत सिंपल है। क्या 1/u + 1/v = 1/f। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ। इसमें तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन से करनी है बात कि मुझे ये पता है, ये बता दो। अब कोई चीज़ अगर पॉजिटिव में है पॉजिटिव में लिखोगे, कोई नेगेटिव में नेगेटिव में लिखोगे, जो निकालनी है उसमें एज इट इज छोड़ोगे, ना साइन लगाओगे ना कुछ वैल्यू लिखोगे, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसको एज इट इज छोड़ोगे, इक्वेशन अपने आप तुम्हें आंसर दे देगी। छेड़छाड़ी करोगे आंसर सही नहीं आएगा, पहले बता रही हूँ, ठीक है। आओ करते हैं एक क्वेश्चन मज़ेदार सा, देखो बहुत सिंपल है। क्या कर रहे हैं हम, एक कनकेव मिरर है, रेडियस कितनी, 4 सेंटीमीटर है रेडियस, ठीक है, रेडियस 4 सेंटीमीटर। इफ अ बस इज एट 5 मीटर, सॉरी मीटर में होगी फिर मैं गलत लिख रही हूँ, ठीक है। कनकेव मिरर ऑफ रेडियस एट 5 मीटर और एक बस मीन्स ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। अब देखो रेडियस है 4 मीटर और 4 मीटर रेडियस है, तो फोकल लेंथ हाफ होती है रेडियस की, तो 2 मीटर हो गई। अब देखो ऑब्जेक्ट मीन्स यू जो हमारा है 5.0 मीटर है, हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है, हमारे पास एफ है, यू है, वी निकालनी है, तो 1/u + 1/v = में 1/f। ईजी, आई गेस दिस इज सीमिंग वेरी वेरी ईजी। थोड़ा कलर चेंज करके लिखते हैं, वेट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, मिरर के सामने रखोगे, छोटा सा डायग्राम बना लिया करो, देखो मिरर के सामने रखोगे तो मिरर के सामने वाला डिस्टेंस है नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव, तो दोनों आएंगे नेगेटिव। वेट सॉरी, हाउ इजी है ना। सिर्फ मैंने यहाँ तक गणित लगाई है, यहाँ तक मैंने फिजिक्स लगाई है, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स है। 1/v आंसर छोड़ के मत आ जाना, वी करना, ये रेसिप्रोकेट करना ज़रूरी है। तुम्हें आंसर 1/v में देता है पर हमें इमेज डिस्टेंस चाहिए v, तो उसे ज़रूर से कैलकुलेट करना, ठीक है ना। अब देखो आगे, ये मैंने पेज एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ, ओके चलो देखो जी, ये क्वेश्चन कन्वेक्स मिरर है हमारा, रेडियस है 10 मीटर, तो रेडियस लिखो 10 मीटर लिख दिया जी। अगर एक स्कूटी है 30 मीटर पे, मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा 30 मीटर पे दिख रहा है हमें, तो इससे हम फोकल निकालेंगे, फोकल कितना आया 5 मीटर, पहली बात तो, ठीक है। अब है कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर में अगर मैं देखूँ तो कैसे होता है मेरा कन्वेक्स मिरर, ये होता है, तो यहाँ पर फोकस तो पॉजिटिव हो गया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ रखोगे, ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया नेगेटिव और फोकस हो गया पॉजिटिव, तो कर दो जी, वी निकालनी है, बहुत सिंपल है, इट इज़ वेरी सिंपल। 1/u 1/v = में 1/f, यहाँ प्लस आएगा, -30 आई डोंट थिंक इट इज़ लिटरली डिफ़िकल्ट, इतना आसान है ये, पता नहीं बच्चे क्यों इसे गलत करते हैं, मेरे को आज तक समझ नहीं आ पाया है।
v=30/7, इतना आसान है ये। मतलब बस तुम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज होते हो। पॉजिटिव नेगेटिव को एक बार ऐसे छोटे से डायग्राम बना के सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि फिजिक्स इज नथिंग विदाउट डायग्राम। और फॉर्मूला रटने से या फिर क्वेश्चन रटने से थोड़ा ऊपर उठो, इतना ईजी है सॉल्व करना, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। सिर्फ समझो कि कर क्या रहे हैं। 2 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए, 5 6 क्वेश्चन इंक्लूड करोगे, यू विल बी ऑल डन विद एवरी सिंगल थिंग, ठीक है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया हुआ है इसमें। इसमें हमें इमेज डिस्टेंस वगैरह बताना है। तो इमेज डिस्टेंस बताने के लिए हमें क्या करना है, वेट देखो मैं तुम्हें मैग्नीफिकेशन बताती हूँ। मैग्नीफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम कितना मैग्नीफाई कर सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं, या कितना छोटा बड़ा करके देख सकते हैं। कि अगर मैं ऑब्जेक्ट इतना लूँ तो उसकी इमेज मेरे को कितनी मैग्नीफाई होकर मिल सकती है या कितनी छोटी होकर मिल सकती है, हमें सिर्फ उसमें वही देखना है। तो मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, की इमेज कितनी मैग्नीफाई होकर मिली है या कितनी छोटी होकर मिल रही है ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में, अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें अगर हमारे पास ये अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है या ये दोनों प्रेजेंट हैं तो हम इजीली ये निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो ये कैसे निकालोगे, तो इसके लिए होता है हमारे पास -v/u इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। माइनस का साइन ज़रूर से आएगा यहाँ पे, माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इन दोनों के साथ भी हम मैग्नीफिकेशन को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आओ देखो कैसे करेंगे। कन्वेक्स मिरर है, रेडियस मिली हुई है, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, नहीं 20 मीटर है, ठीक है। और हमारी जो एक कार है मींस ऑब्जेक्ट है लोकेट कर रहा है 30 मीटर पे, तो फोकल लेंथ होगी हमारी 10 मीटर फॉर श्योर शॉट, ठीक है। अब देखो टेल मी द इमेज डिस्टेंस एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। साइज निकालना है इमेज का और पहले इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो इमेज डिस्टेंस निकालोगे। कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर वही अभी सेम वही वाला अभी देखा था हमने। कन्वेक्स मिरर क्या होता है कि ऐसे वाला जिसका फोकस होता है यहाँ पे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम यहाँ रख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ -30 और फोकल हुआ 1, मतलब +10, ठीक है। यहाँ पे आई डोंट थिंक किसी को सब्सटीट्यूशन में इतनी भी दिक्कत होगी, क्योंकि मतलब क्या बोलूँ मैं, हो ना 8th 9th पास तो हो ही सारे के सारे, या बिल्कुल ही। Wait, let me just get this done. आ गया ना। पॉजिटिव में 30/4 मीन्स कि यहाँ पीछे बन रही है इमेज, बिहाइंड द मिरर बन रही है 30/4 हमारा, ये आ गया। अब साइज निकालोगे मीन्स मैग्नीफिकेशन निकालनी है, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट निकालनी है -v/u, ठीक है ना। आई डोंट थिंक इट सीम्स एनी टफ, ठीक है। वेट, -v/u कितनी है 30/4 और u कितना है हमारा -30, वन बाय फोर मीन्स 1/4 हमारा मैग्नीफिकेशन आ गया। साइज ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लाइक करो बच्चों, लाइक करो, जल्दी से अटेंडेंस मार्क करो, ठीक है। अब देखो फाइनली ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉल्व किए हुए हैं, मैग्नीफिकेशंस पे ही हैं। कनकेव मिरर है, प्रोड्यूसेस टाइम 3 टाइम्स मैग्नीफाइड मीन्स 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है। कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी 1 है, जो मतलब 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर जो भी 1x है, तो जो इमेज होगी उसकी 3x होगी। ये मेरा मतलब है इसका, ठीक है। अब रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, अगर 10 सेंटीमीटर पे मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द इमेज, तो इमेज कहाँ लोकेट करेगी। आई गेस यू कैन फाइंड आउट दिस, क्योंकि मैंने देखो ये -v/u से किया। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मेरा दिया हुआ है कनकेव मिरर में, तो -10 यहाँ लिख दो, -v, तो 3/1, v आ गया 30। आई डोंट थिंक इट्स वेरी हार्ड टू सॉल्व। ये खुद से कर लेना क्वेश्चंस, थोड़ा सा जितना हाथ चलाओगे उतना बोर्ड्स पास आ रहे हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट इट इन योर हेड, क्योंकि मसल मेमोरी बनाना बहुत ज़रूरी है ना।
ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं एंड बहुत सारी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ इन्हें सॉल्व करना, सिर्फ लेक्चर देखने से भी काम नहीं चलेगा। लेक्चर विल हेल्प यू इन गेटिंग योर थ्योरी डन, बट जब तक तुम्हारा खुद का हाथ नहीं चलेगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स साइंस, तो कैसे चीज़ें बनेंगी, ठीक है ना। किसी का वॉच टाइम बढ़ाना, बेशक मैं मेरी ही बात करूँ, तुम 2x पे लेक्चर देखो एंड उस चीज़ को ख़त्म करो ना फटाक से, क्यों पूरा दिन लेके बैठे रहना, वाई। उसके बाद अपना प्रैक्टिस करो, नोट्स पढ़ो, अपनी थ्योरी पढ़ो, अपना लर्न करो चीज़ें, अपने क्वेश्चंस करो, इजंट इट बेटर। देखो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, हमने जैसे रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि मिरर से लाइट रे टकरा कर वापस आ रही है, मीन्स बाउंस बैक हो रही है उसी सेम मीडियम में। रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, लाइट क्रॉस करके दूसरे मीडियम में जा रही है, वहाँ पर एक पॉलिश्ड सरफेस नहीं है रिफ्रैक्शन के लिए। रिफ्रैक्शन में एक ऐसा ग्लास मीडियम है कि लाइट दूसरे मीडियम में जा सकती है, जैसे कि हवा से पानी में, या फिर किसी ग्लास लेंस से इस मीडियम से दूसरे मीडियम साइड पे, कुछ ऐसा हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बेंड कर रही है। क्यों बेंड कर रही है, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। मीडियम मीन्स कि कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, क्या मीडियम है, हवा से पानी, पानी से हवा, या फिर किसी और स्पेस में जा रही है, तो वहाँ पर हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, लाइट बेंड करके जा रही है। शायद उसकी बेंड हो क्यों रही है ये मैं भी बताऊंगी, ये ध्यान से सुनना। व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड, एग्जैक्टली बेंड क्यों हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, और स्पीड चेंज होगी तभी बेंडिंग होगी। और स्पीड चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि मीडियम बदल रहा है। अब मीडियम का क्या पंगा है, ये बड़े ध्यान से सुनो। मान लो मैं एक बच्चे को कहूँ, मैं दो बच्चे लूँ, कि एक बच्चे को क्या कहूँ कि तू पानी में तैर, और दूसरे को मैं कह रही हूँ कि ना शहद में तैरना शुरू कर। एक बच्चा पानी में तैर रहा है, एक शहद में, किसको ज़्यादा टफ होगा तैरना, शहद वाले को। उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, उसको तैरना क्या हो जाएगा, बहुत ही टफ हो जाएगा। पानी वाला इजिली तैर पाएगा, एंड जो कि नॉर्मल स्विमिंग वाला प्रोसेस होता भी है। तो इसमें क्या हुआ, स्पीड कहाँ पे फर्क आ रही है, गाढ़ेपन में। मीडियम मीडियम चेंज हो गया तो स्पीड चेंज हो रही है। तो सेम रिफ्लेक्शन, लाइट को भी तो वही हो रहा है ना, लाइट को भी तो ट्रैवल करना है। लाइट जब एक बार हवा में ट्रैवल कर रही है, उसके लिए वहाँ पर फ्रिक्शन कम है, उसके लिए एयर फ्रिक्शन कम है, तो वो बहुत ईजिली ट्रैवल कर पा रही है, उसकी स्पीड तेज़ है, इसीलिए एयर में स्पीड लाइट की सबसे ज़्यादा होती है, लाइट बहुत ईजिली ट्रैवल कर पाती है। अगर वहीं पे लाइट को पानी में ट्रैवल करना हो, स्पीड स्लो होगी, स्पीड स्लो हो रही है, इसलिए लाइट थोड़ा सा एंगल चेंज करके बेंड होती हुई जाएगी, क्योंकि पानी जो है गाढ़ा मीडियम आ गया। आएगा सब, तुम्हें इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। और गाढ़ापन जो मैं बोल रही हूँ, डेंसिटी बोल रही हूँ, उस डेंसिटी को हम ऑप्टिक्स में, बेसिकली इस चैप्टर में को ऑप्टिक्स बोलते हैं इन हायर लेवल्स। तो इसमें ऑप्टिक्स में हम डेंसिटी का ही नाम सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख देते हैं, कि इस रिफ्रैक्शंस में या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में डेंसिटी का फैंसी नेम है बेसिकली, ठीक है। अब देखो, अ पेंसिल अपीयरिंग बेंट इन द ग्लास ऑफ वाटर। अगर कभी तुम किसी, मेरी एक रील भी है जो कि तुम देख सकते हो, मैंने स्पेशली इस पे ही बनाई हुई है, कि एक पेंसिल को मैंने पानी के ग्लास में डाला हुआ है, एंड उसको हल्का सा बेंड हो जाती है जब हम उसको देखते हैं, कि ग्लास के बाहर से जब हम उसे देख रहे हैं तो पानी में वो हल्की सी हमें बेंड दिख रही है। वो क्यों दिख रही है, क्योंकि हम बाहर हैं, हम एयर में बैठे हैं, हम, हमारी आंखें, ऑब्जर्वर इज इन द एयर, ऑब्जर्वर एयर में है और जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में है। तो वो लाइट जब जा रही है तो वो बेंड होके हमें दिख रही है, ऑब्जेक्ट एक्चुअली में बेंड नहीं है, हमारी आंखों का सिर्फ धोखा होता है ना। मीन्स इमेज फॉर्मेशन ऐसी हो रही है, ऑब्जेक्ट एक्चुअली में सीधा ही है, हमारी इमेज उसे टेढ़ा दिखा रही है, हमारी आंखें उसे टेढ़ा देख पा रही हैं, ठीक है। स्विमिंग पूल अपियरिंग शेलोअर देन इट इज, स्विमिंग पूल हमें शेलो दिखता है, मीन्स ज़्यादा, थोड़ा सा कम दिखता है रादर देन जितना वो है। हमें, अगर हम, हमारा मान लो कोई सिक्का वगैरह स्विमिंग पूल में या कोई ऐसे ग्लास बाउल टाइप में समथिंग में गिर गया है, तो हमारी फिंगर्स उसको सही जगह पर नहीं जाती है, थोड़ा सा गिर जाती है, क्योंकि इमेज एक्चुअली में अलग जगह पर दिख रही होती है नहीं वो ऑब्जेक्ट, सिर्फ दिख रहा है हमें ऐसा, बिकॉज स्पीड, लाइट, इट इज़ ऑल अबाउट लाइट, क्योंकि लाइट ही है जो हमें कोई भी चीज़ दिखाने में हेल्प कर रही है। अभी तुम्हें लग रहा होगा मैं बहुत डिटेल में इस चीज़ को समझा रही हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें ये चीज़ एक समझ आ गई ना, रिफ्रैक्शन विल बी सो ईजी फॉर यू, कोई गलती नहीं करोगे, ठीक है ना। अब फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो, रेनबो फॉर्मेशन भी एक रिफ्रैक्शन का ही टाइप है, थोड़ा बहुत अभी इस बारे में मैं बताऊंगी, ओके। अब देखो, व्हाट इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, बता चुकी हूँ मैं सारा कुछ, एक बार फिर से इस डेफिनेशन वाले में रिपीट कर देते हैं। लाइट ट्रैवल्स एट डिफरेंट स्पीड में ट्रैवल करती है लाइट, डिफरेंट मीडिया में, अलग मीडियम में अलग स्पीड से ट्रैवल करेगी। स्विमिंग पूल इन, सॉरी स्विमिंग इन वाटर, और शहद वाला एग्जाम्पल जो कि मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। एयर में फास्टर और वैक्यूम में सबसे स्लोअर इन वाटर, एंड ग्लास में और ज़्यादा स्लो, ठीक है। हम ग्लास वाले को बहुत अच्छे से डिटेल में अभी
करेंगे डिस्कस। ओके, अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बेसिक लॉज क्या हैं, जैसे रिफ्लेक्शन के पढ़े थे, कुछ वैसे वैसे ही हैं। पहला लॉ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों का ही सेम होता है कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल इन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विल बी इन द सेम प्लेन। प्लेन हमेशा सेम होगा कि अगर यहाँ पर एक, मान लो कि मैंने ग्लास ली है, वो यहाँ से गई और वो यहाँ पर गई, मैंने ऐसा नहीं कहा ना कि वो यहाँ जाके ऐसे चली गई, मतलब मीडियम इज नॉट डिफरेंट, वो यहाँ जाकर ऐसे ही गई है, वो बैक में ही जा रही है, मीडियम तो यही वाला है ना। और अगर मैं कहूँ वो यहाँ जाकर यहाँ आ रही है, यस मीडियम इज सिम दिस वाला, पहले ये वाला बोला अब ये वाला बोला। प्लेन 2D वाले में समझो, सिंगल वाला नहीं बोल रही हूँ मैं, ध्यान से समझो, ठीक है। अब सेकेंड लो बोलूँ तो स्नेल्स लो। स्नेल्स साइंटिस्ट थे एक, तो नाम स्नेल्स लो पढ़ा इसका। स्नेल्स लो ये कहता है साइन इंसिडेंस अपॉन में साइंस ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू में कांस्टेंट, कि जो एंगल इंसिडेंट होगा, मींस जहाँ से हमारी लाइट इंसिडेंट होगी, मान लो ऐसे इस मीडियम पे, और जहाँ पे जाएगी, तो ये नॉर्मल वाले में जो इंसिडेंट है और जो रिफ्रेक्शन वाला एंगल है, जो इंसिडेंट वाला एंगल है और जो रिफ्रेक्शन वाला एंगल है, ये कांस्टेंट होगा किसके, हमारे म्यू के। म्यू क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। देखो आगे समझो, ये वाला जो मैंने काफ़ी अच्छे से पिंक वाले हाईलाइटिंग में दिखाया है कि साइन ऑफ आई एंगल इंसिडेंट साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू में μ2/μ1। ये क्या है अभी मैं बताऊंगी ग्लास स्लैब वाले एग्जाम्पल से, बहुत ध्यान से, ठीक। हाँ जी, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं हम। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ, जो कि मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ, वही कि डेंसिटी कितना है। डेंसिटी को हम थोड़ा सा फैंसी लैंग्वेज में, बेसिकली इन द वे ऑफ ऑप्टिक्स वाली लैंग्वेज में, लाइट वाले चैप्टर वाले लैंग्वेज में हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इट शोज हाउ मच अ मीडियम स्लोज डाउन द लाइट। लाइट को कौन मीडियम कितना स्लो कर सकता है, कितना या फिर फास्ट कर सकता है, एज कम्पेयर टू वैक्यूम। हम वैक्यूम के कंपैरिजन में लेते हैं, एयर और वैक्यूम के, तो उसके कंपैरिजन में कौन कितना स्लो कर सकता है। बेसिकली एयर और वैक्यूम में सबसे ज़्यादा तेज़ है, तो उसको स्लो कौन कितना कर पाएगा, इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपैरिजन कह सकते हैं, रेशियो, ठीक है ना। एयर का जैसे 1 है, वाटर का 1.33 है, ग्लास का 1.5, ये 3 ज़रूर से याद रखने हैं, ठीक है ना। अब देखो हायर म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना द ग्रेटर द बेंडिंग ऑफ लाइट। मीन्स जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज़्यादा लाइट बेंड करेगी, एंड लाइट जितनी ज़्यादा बेंड कर रही है मीन्स उतना मीडियम गाढ़ा है, एंड जितनी बेंड ज़्यादा कर रही है मीन्स उतनी उसकी स्पीड स्लो हो रही है ना। अब रूल क्या है, रूल ये है लाइट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल व्हेन इट गोज टूवर्ड्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। रेयर मीन्स जो कम गाढ़ा है, डेंसर मीन्स जो ज़्यादा गाढ़ा है। नॉर्मल की तरफ बेंड करती है जब रेयरर से डेंसर जाती है, ठीक है। नॉर्मल की तरफ मीन्स स्लो हो रही है, बेंड हो रही है नॉर्मल के पास, मीन्स कि आज़ादी उसकी कम हो रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है, तो वो घर घर में रह रही है, वो नॉर्मल के पास पास रह रही है। जैसे ही वो कम ज़्यादा गाढ़े से कम गाढ़े में आएगी, मीन्स डेंसर से जब वो रेयरर में जाएगी, तो उसको आज़ादी मिल रही है, उसकी स्पीड तेज़ होएगी, वो भाग रही है घर से दूर। वो जैसे कहते हैं ना कि आई वॉन्ट दैट फ्रीडम, आई एम दैट इंडिपेंडेंट गर्ल, दिस इज ऑल फॉर गर्ल्स। लड़के तुम नहीं समझ पाओगे, रहने दो। देखो जैसे ही उसको आज़ादी मिल रही है, जैसे ही वो डेंसर से रेयरर में जा रही है, उसको जितना ज़्यादा उसकी स्पीड तेज़ होगी, तो मीन्स वो अपनी नॉर्मल वाली लाइन से बहुत दूर भागेगी, वो नॉर्मल से अवे रन करेगी, है ना। तो लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, मीन्स ग्लास से एयर वाले एग्जाम्पल में, और एयर से ग्लास वाला एग्जाम्पल जब टू द नॉर्मल, ठीक है ना। अब यही वाले मैंने यहाँ पे ग्लास वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब ग्लास में जा रही है रेयरर टू डेंसर, ठीक है ना। तो ये देखो नॉर्मल के पास, और जैसे ही डेंसर से रेयरर में गई, बिल्कुल नॉर्मल से दूर, μ1 μ2 मैंने मीडियम बताया हुआ है, ओके। बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई गेस इट्स वेरी क्लियर फॉर यू, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या कह रहा है, देखो अब मैंने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बेसिकली एक रेक्टेंगल शेप का एक ग्लास लिया, स्लैब लिया, ग्लास स्लैब काइंड ऑफ। अब उसमें एक रे गई, ठीक है, इंसिडेंट एंगल बना, ठीक है। अब उसमें एक रिफ्लेक्टिव एंगल बना, ऐसे जा रही है, स्पीड थोड़ी सी स्लो ही, क्योंकि ग्लास थोड़ा सा मीडियम है ऐसा जो कि स्पीड को स्लो करता है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका एयर से तो ज़्यादा ही है ना। तो ये गया, ये रिफ्रैक्टिव एंगल 1 बना। अब यहाँ से नॉर्मल बनी, अब ये गई। अब तुम अगर देखो, अगर ये बिल्कुल सीधी जाती, मीन्स अगर यहाँ पे कोई ग्लास स्लैब नहीं होता, अगर ये बिल्कुल सीधी जाती, हम एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर ये हमारी जो इंसिडेंट लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट जाती, और जैसे गई है, अब एक इमेजिनरी है कि जाती,
अब जैसे गई है, अब वो वाली से दिखाऊं तो गई तो ऐसे है कि यहाँ से थोड़ा सा चेंज हुई एंगल, फिर यहाँ से चेंज हुआ। देखोगे तो इसने एक पैरेलल शिफ्ट लिया है, एक हल्का सा पैरेलल शिफ्ट बनाते हुए गई है, पैरेलल गया है एक इमर्जेंट रे। जो इमर्जेंट रे क्या है, जो तीसरी रे है जो बाहर आई है, कि पहली इंसिडेंट थी, फिर ग्लास के अंदर जो रिफ्लेक्शन में गई, एंड उसके बाद जो थर्ड रे आई है जो बाहर गई है, जिसने R2 बनाया है, मीन्स दैट्स इमर्जेंट रे, कि जो बाहर निकली है ग्लास से। तो जो इमर्जेंट रे है वो पैरेलल है इंसिडेंट रे से। इंसिडेंट रे जो सबसे पहली वाली रे है वो पैरेलल है उसके, बट लेटरली डिस्प्लेस, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट है उसमें। देखो जाती तो ऐसे जाती, वरना ये डिस्प्लेसमेंट है, पैरेलल टू ईच अदर। अब मैं कहूँ अगर ये मीडियम 1, मीडियम और 3 ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये एयर है तभी तो पैरेलल बनाया। अगर यहाँ पर कुछ और होता तो क्या ये पैरेलल में आता? क्या ये लिटरली डिस्प्लेसमेंट पैरेलल दिखती? नहीं दिखती। इक्वल है तभी तो कुछ पैरेलल डिस्प्लेसमेंट शे हुई है, कि ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो ये यहाँ से पैरेलल इसीलिए बन पाया। ठीक है, मीडियम 2 क्या है जो हमारे पास, μ2 इज ग्लास। ठीक है ना। अब देखो कुछ स्फेरिकल लेंसेज हैं जिससे हम, जो लेंसेज दिस इज, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो कन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस, और कनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस। अब इनका सीधा बात बताती हूँ, जो कन्वेक्स लेंस है ना वो कनकेव मिरर की तरह काम करेगा। कन्वेक्स लेंस वर्क्स लाइक कनकेव मिरर, और जो कनकेव लेंस है वर्क्स लाइक कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इतना तो तुम्हें अभी तक समझ आ ही गया होगा आई गेस। ये देखो कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, थिकर एट द सेंटर, सेंटर से थोड़ा मोटा होगा, और कन्वर्ज लाइट रेस को आगे जाके ऐसे झपी पवा देगा। ठीक है, और जो कनकेव लेंस है वर्क एज कन्वेक्स मिरर, कि गया भागो, तुम्हारा कोई मिलन नहीं है तो दूर चली जा। भाई जज मत करो, ईयरफोन्स लगा लो प्लीज। ठीक है, थिनर एट द सेंटर, जो हमारा कनकेव लेंस होगा सेंटर से थिनर होगा और बॉर्डर से बहुत ज़्यादा ही चौड़ा होगा। डाइवर्जिंग लाइट रेज, ये भगाएगा, दूर भगाएगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसका बेसिक एक वो बताऊं कि ये कैसे कैसे, मतलब इसका कर्वेचर वगैरह बताऊं, तो ये ऐसे हैं। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि इसके दो कर्वेचर, मतलब दो इसके वो बनेंगे प्रॉपर स्फीयर्स। ये देखो ये आया, ये ऐसे आया, यहाँ से हम इसके दो प्रॉपर वो बना सकते हैं सेंटर्स। ये बना, यहाँ से भी ये दो बन जाएंगे, मान लेना पूरा बन गया। ठीक है, ये इसका फोकस, ये इसका फोकस, मीन्स यहाँ से ये इसका फोकस यहाँ बनेगा, और इसका फोकस यहाँ से यहाँ बन रहा है। तो पहली लाइट अगर आ रही है तो पहले लाइट इससे टकराने वाली है, तो मीन्स जो इसका फोकस है वो यहाँ बनेगा, और हमें सिर्फ पहले वाले का ही दिख रहा है कि लाइट आके टकरा कहाँ से रही है, यहाँ से। पहले लाइट यहाँ टकरा रही है, तो फोकस ये कन्वेक्स लेंस का फोकस इज पॉजिटिव, सेम एज कन्वेक्स मिरर का। कनकेव लेंस का देख लो, सॉरी, कनकेव लेंस का देखोगे तो ये ऐसे है, तो एक इसका ऐसे बन रहा है, एक इसका ऐसे बन रहा है, तो पहले इसका ऐसे बन रहा है। अब पहले ऐसे बन रहा है तो लाइट आके रे यहीं टकरा रही है, फोकस इसका फिर यहीं है, तो ये नेगेटिव। ठीक है ना। बाकी इसका सम सेम है, प्रिंसिपल एक्सेस ये होता है इसका ऑप्टिकल सेंटर, मीन्स लेंस के जो सेंटर है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस ये हो गए, फोकल लेंथ होगी, बाकी सब मैं बता ही चुकी हूँ। अब देखो इसके भी कुछ केसेस हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे क्या क्या हो रही है। ये भी बहुत ज़्यादा ही क्रेजी सीन है, ध्यान से सुनते जाना। इसमें बस ये हो रहा है कि फोकस दो दो है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्फीयर दो है लेंसेज में दो चीज़ों से मिलके बन रहे हैं, दो ग्लासेस की फॉर्मेशन से बन रहा है। वो ऐसे बन रहा है और एक ऐसे बन रहा है। ठीक है ना। वहाँ पे हम एक एक की बात कर रहे थे, इसलिए स्फीयर्स एक थे, यहाँ पर फोकस ही दो हैं, फोकल लेंथ, रेडियस सब कुछ दो दो है ना। अब देखो कन्वेक्स लेंस में अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, याद करो कनकेव मिरर वाला केस। ठीक है, ये आया एंड यहाँ से हेयर यू गो बेबी, फोकस पे बन गई हमारी इमेज। एट इन्फिनिटी आर ऑब्जेक्ट इमेज एट फोकस, और इमेज कैसी बनने वाली है फोकस पे है, तो डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड एंड बिहाइंड द लेंस। ठीक है ना, बिहाइंड बन रही है यहाँ पर, ध्यान रखना। कन्वेक्स लेंस में कनकेव मिरर वाला केस प्रॉपर नहीं लिख के आना है। कनकेव मिरर में इन फ्रंट बन रही थी ओनली, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ये चीज़ थी कि यहीं बन सकती है, बैक में जा ही नहीं रही है। बैक में जाएगी एक केस में जब डाइवर्ज हो रहा था, तो हम बैक एक्सटेंडिंग में ले रहे थे। यहाँ पर हमारे पास बैक में ही बन रही है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन हो रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, यहाँ पे बिहाइंड द ही बनेगी, बिहाइंड द लेंस ही बन रही है सिर्फ। ठीक है ना, तो बिहाइंड द लेंस ओनली। ओके, अब देखो
थोड़ा सा पास लेके आए कर्वेचर के पीछे, सेंटर के पीछे, बेसिकली मैं इसे कर्वेचर बोलती हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। सेंटर के पीछे हम जब रख रहे हैं तो ये यहाँ से टकरा के गई तो फोकस और कर्वेचर के बीच में बनेगी, वेरी सिंपल थिंग है ना। कर्वेचर और उसके बीच में बन रही है। बियॉन्ड सी रखा ऑब्जेक्ट तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। स्मॉलर रियल इन्वर्टेड, रियल बन रही है इमेज, असली इमेज बन रही है, यहाँ भी देखो रियल बन रही है, इन्वर्टेड बिहाइंड द लेंस, ठीक है ना। सेंटर पे रखो, सेम बिल्कुल सेम केस है जो कि कनकेव मिरर में पढ़ रहे थे हम, ठीक है। सेंटर पे रखोगे, गया दूसरी तरफ, बस अब इसमें ये है कि इसमें दूसरी तरफ बन रही है। देखो मिरर में क्या था कि उसी के नीचे बन रही थी, क्योंकि वहां पे बिहाइंड वाला कुछ सीन था ही नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पे बनेगी ऐसे, यहाँ पर इसके पीछे बनेगी एट सी, सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड एंड बिहाइंड द लेंस, ठीक है ना। अब देखो सी सेंटर और फोकस के बीच में ले आओ तो सी के पीछे जाएगी एट बियॉन्ड सी, ठीक है ना। एनलार्ज्ड, रियल, इन्वर्टेड बिहाइंड द लेंस। अब फोकस पे ले आओगे तो बनेगी जाके इन्फिनिटी पे, कितना सिंपल, एक्सट्रीमली एनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी क्योंकि पता नहीं कहाँ ही जाके दूर मिलेगी, इन्वर्टेड बिहाइंड द लेंस, ठीक है ना। अब देखो अगर हमें बिल्कुल फोकस से भी पहले रखते हैं तो यहाँ पे वही डाइवर्जिंग वाला केस आ गया, तो बैक में एक्सटेंड करोगे, यहाँ पे अकेला एक केस आ रहा है जो कि सेम कनकेव मिरर वाला केस है, कि ऐसा केस है कि जहाँ पर इन फ्रंट ऑफ द लेंस बन रही है, वहाँ पे एक केस था जिसमें बिहाइंड द मिरर बन रही थी, यहाँ पे सारी बिहाइंड द लेंस बन रही है क्योंकि रिफ्रैक्शन है। यहाँ पर सिर्फ एक केस ऐसा आता है जहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगी और इरेक्ट इमेज बन रही है, समझे। बियॉन्ड एफ, एफ के पीछे बन रही है, एनलार्ज बन रही है, इरेक्ट बन रही है और वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल इमेज है, सामने बन रही है, लेंस के सामने बन रही है ना। अब देखो कनकेव लेंस वर्क एज अ, बिहेव एज अ बेसिकली कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। अब ये ऐसे बनेगा, यहाँ डाइवर्ज करेगा, देखो किया इसने डाइवर्ज, यहाँ पे किया डाइवर्ज, तो ये बिल्कुल लेंस के सामने बन रही है, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इन फ्रंट ऑफ द लेंस और इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज बनेगी, ठीक है ना। और ये भी यहाँ से ऐसे गई डाइवर्जिंग, ये ऐसे गई तो इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, ये यहाँ पे बनी। बियॉन्ड सी, पीछे सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखा था, एफ और ओ के बीच में हमारा इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड, वर्चुअल बनेगी क्योंकि सामने बन रही है, एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज। मिरर फॉर्मूला देखो ये पढ़ा था 1/v + 1/u = 1/f, जो कि बहुत अच्छे से डिस्कस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। m मैग्निफिकेशन -v/u = हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेंस फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ हल्का सा फर्क है। मिरर फॉर्मूला में प्लस आता है, लेंस फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और लेंस फॉर्मूला में जब प्लस की जगह पर माइनस आ रहा है तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन में -v/u का माइनस हट जाता है, बाकी सब सेम है। इक्वेशन वैसे ही लगानी है, कुछ और चेंज नहीं करना तुमने, वही चीज़ें हैं। v जो है इमेज डिस्टेंस है, u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f जो है फोकल लेंथ है, सब कुछ सेम है, सिर्फ थोड़ा सा प्लस माइनस का पंगा है बिकॉज चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं। बाकी मैंने रिफ्लेक्शन तुम्हें अच्छे से क्लियर कर दिए, क्वेश्चंस थोड़ा बहुत समझा दूंगी एंड क्वेश्चंस बहुत सारे इंक्लूड किए हैं, बड़े अच्छे से पढ़ लोगे, कुछ भी मिस नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट में देखोगे तो ये क्या लिखा मैंने, हाँ जी मैंने एक बार फिर से देखो, हाँ जी अब देखो मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला को मैंने ऑलरेडी कंपेयर तुम्हें करवा ही दिया है। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्लीज़ ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से ट्राई कर लेना, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक पावर और सुन लो, पावर ऑफ द लेंस मैंने बहुत छोटे से में इंक्लूड किया बिकॉज उसमें कुछ खास है ही नहीं, डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। पावर क्या होती है कि फोकल लेंथ का ऑपोजिट होती है पावर, अपॉन में 1 में फोकल लेंथ, पावर का सिर्फ इतना ही है, पावर इक्वल्स टू 1 में फोकल लेंथ, और कुछ है नहीं। कि जितनी ज्यादा पावर, कोई भी लेंस की पावर उतनी ज्यादा होती है जिसकी उतनी फोकस कम होगी। मींस जो लेंस जितना छोटा होगा ना, जितना छोटा क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि जितना छोटा होगा उसकी फोकस उतनी कम होगी, जितना फोकस कम होगा उतनी ज्यादा पावर होगी। इसीलिए फोकस हमें कम करना मीन्स गाढ़ा मोटा लेंस होना, जितना ज्यादा लेंस मोटा होता है उतनी उसकी पावर ज्यादा होती है ना।
पावर ज़्यादा मतलब फोकस कम, और जितना ज़्यादा बड़ा फोकस मतलब जितना बड़ा लेंस होगा, जितना बड़ा उसका कर्वेचर होगा, जितना बड़ा स्फीयर होगा, उतनी उसकी पावर कम होती है और इतना लेंस पतला होता है। सिर्फ यही है। और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। क्या होती है? हाँ जी। सो यस, वी आर वेरी मच डन विद दिस चैप्टर, थ्योरी, क्वेश्चंस, एवरीथिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, जितना अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें अच्छे से याद हो जाएंगी चीज़ें। ऑल द बेस्ट। This lecture is wholly done. Light reflection and refraction is completely done from my end. So now go. Mark your attendance. Write hashtag day 3. Mark your attendance. Tell me in the comments how do you like this lecture. और I feel कि मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को बहुत ही दाल चावल में परोसा है। और अगर तुम्हें अच्छा लगा हो, प्लीज़ अपने सारे 10th के दोस्तों को शेयर करो, सो दैट उनके भी 10th में मार्क्स थोड़े से ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है ना? Bye.